प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर बतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की सेहत से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद। अडियाला जेल हुकाम ने वाजे कर दिया कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, जबकि तोशाखाना 2 केस का आज होने वाला जेल ट्रायल भी मनसूख कर दिया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल अफरीदी का रावलपिंडी पुलिस से सख्त मुकालमा। जब तक मुलाकात नहीं होती हर जुमेरात को इमरान खान से मिलने आऊंगा। नफरतें बढ़ाने से गुरेज करने पर इसरार। 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी ने IMF रिपोर्ट पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हुकूमत गवर्नेंस, शफाफियत और करप्शन कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। IMF शराइत की वजह से अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान, अवाम प्रोग्राम मुकम्मल होने का इंतजार करे। तवानाई के शोबे में पुराने IPPs मुआहदे शफाफ नहीं थे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। नवाज शरीफ के साबका दौर के मुआहदों के हवाले से जो चार्जशीट है उसके ऊपर बात करेंगे। मुल्क में सिंफी तशद्दुद के केसेस तशवीशनाक सतह पर पहुंच गए। साल 2024 में 32,616 वाकयात रिपोर्ट। रेप, अगवा और घरेलू तशद्दुद के हजारों केसेस ने अमनो इंसाफ पर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब में बच्चों पर तशद्दुद के 4,000 वाकयात, सजा की शरह 1% से भी कम। 2025 के पहले 6 माह में रोजाना औसत 23 बच्चे तशद्दुद का शिकार हुए। फैक्ट शीट। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम हम कल भी बात कर रहे थे, नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत उन्होंने एक रोज़ी पिक्चर पेंट की और वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मईशत है या निज़ाम है वो टेक ऑफ कर गया है। कहाँ टेक ऑफ कर गया है? अगर आप बाकी सारे मसलों में अनएम्प्लॉयमेंट के सिर्फ जो लेटेस्ट फिगर्स है वो देखें तो ये समझ नहीं आ रही कि टेक ऑफ किया किस तरफ है। अब इस पे क्या संजीदा तबसरा इंसान करे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बस टेक ऑफ कर दिया। उन्होंने कोई मुनासिब ही नहीं समझा कि फैक्ट्स एंड फिगर भी कुछ दे दें। शहबाज शरीफ साहब वो दौरों पे रहते हैं, वो भी बहरीन गए हुए हैं। वो अब मुल्क में कम पाए जाते हैं, बाहर ज़्यादा पाए जाते हैं। और नवाज शरीफ ने कह दिया जी अब टेक ऑफ कर चुका हुआ है पाकिस्तान। और मुबारकबाद उन्होंने अपनी साहबजादी को भी दी, शहबाज शरीफ साहब को भी दी। जी कमाल कर दिया। और जो है ना उसकी वजह से देखिए हम बाई इलेक्शन भी जीत गए। अब साथ में ही उनके अपने ही जो एहसन इकबाल साहब वो सर्वे दे रहे हैं, लेबर फोर्स सर्वे, कि जी 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी जो है ना 7% है। 80 लाख के करीब जो है ना बेरोज़गार हैं। हालांकि वो भी कंट्रोवर्शियल फिगर है क्योंकि 2023 के अंदर जो ज़्यादा ऑथेंटिक जो सेंसस, हाउसिंग का जो सेंसस का आया था उसके हफीज़ पाशा साहब कोट करते रहे हैं, उसके अंदर 22% था। ये जो लेबर फोर्स सर्वे जो कि ये इसका 1% से भी थोड़ा सैंपल होता है, सो इसकी उतनी रिलायबिलिटी नहीं है। और ख़ास तौर पे उसका जो क्राइटेरियन आईडॉन में भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है कि जो क्राइटेरियन बनाया गया है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल घर में अगर किसी ने मुर्गी रखी हुई है तो वो एम्प्लॉयड कहलाएगा, वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा कि जिसके घर में मुर्गी पाल रहा है तो लिहाजा इसकी तो रोजगार लगा हुआ है। तो ये एक मज़का खेज किस्म का है। तो जनरली बयानात जो है ना वो मज़का खेज हैं और आपस में रब्त भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फिगर्स आए अभी हाल ही में IMF का आया है, वर्ल्ड बैंक की पहले रिपोर्ट आई हुई है गुर्बत के हवाले से कि 42% जो है गुर्बत है। 22%, चले 7% भी लगा लें तो बहुत ज़्यादा है। 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट भी मान लीजिए तो बहुत ज़्यादा है। पर राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान देख रहा तो उन्होंने तो वैसे ही हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा जी जो करना है कर लें। उन्होंने कहा जी IMF की वजह से हम जो है ना रिलीफ नहीं दे सकते। सो वो जो गवर्नमेंट एक उम्मीद देती है कि जी हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने उम्मीद भी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जब ये ख़त्म होगा तो फिर रिलीफ देंगे। सो वो उम्मीद भी नहीं दे रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं देख रहा था अवैस लगारी साहब का भी, उनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त आज बयान चल रहा है। उन्होंने कहा जी ये जो IPPs के मुआहदे हुए हैं ना ये 2014-15 में, जो कि नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ये शफाफ नहीं थे। अब इकरार भी कर रहे हैं वो कि हमारी अपने ही नवाज शरीफ साहब के किए हुए
जो मुआहदे थे वो शफाफ नहीं थे, मगर फिर उसकी कोई तफ्तीश भी नहीं की जा रही। तो मुझे तो एक मज़गा के किस्म के ये बयानात हैं और आपस में रब्त भी नहीं है, एक दूसरे से नहीं मिल रहे। 2014-15 का स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने जो ओवरऑल, लेकिन आईपीपीज मुआहदे ज्यादा किए ही आईपीपीज के जो है, बल्कि अगर आप तारुफ करवा दें गेस्ट का तो मैं उनसे पूछ लूंगा। जी बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तैमूर झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका फ़ायदा ये होता है कि आपसे इकॉनमी पे भी बात हो जाती है, बल्कि आप और मुज़म्मिल असलम ही करते नज़र आते हैं। मुझे वफाक में आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से जो है वो मईशत के ऊपर कोई बयानात नहीं नज़र आते। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि टेक ऑफ कर लिया है, और आईपीपी इसका आज उन्होंने कहा है अवैस लगारी साहब ने कि शफाफ नहीं थे, तो जो मुझे याद पड़ता है 1990s में पीपल्स पार्टी के दौर में आईपीपी लगी ज़्यादा, या 14-15 के अंदर जो नवाज शरीफ साहब के लास्ट टेन्योर के अंदर जो है ना ये लगी। तो क्या कहेंगे इस पे? मेरे ये तो एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है और एक शर्मनाक एडमिशन ऑफ गिल्ट है, लेकिन चले अच्छा है कि हो गया। ये तो सबको पता था कि जितनी भी डीलिंग्स नवाज शरीफ एंड को ने की हैं, अभी से नहीं, मेरे ख्याल में मेरी उम्र कम होगी, लेकिन इस सब चीज के बारे में तो आपने उस वक्त से लिखा होगा जब इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे में किकबैक्स और $270 मिलियन की बाहर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है वो जाना और अल्टीमेटली उसका जो है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच जाना। ये तो मेरे ख्याल में अगर ये साबित भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो शायद आखिरी साल जो है वो सब कुछ रिवर्स में चल गया। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स थे ये गलत थे। सिर्फ उनका गलत होना जो है वो इशू नहीं है। आप आज ये भी देख लें, आज से कुछ हफ्ते पहले डॉन में स्टोरी छपी थी कि जो साहिवाल में कोल प्लांट लगाया, कोल यानी कोयला, जो कि वैसे ही 20-25 साल से दुनिया इस्तेमाल करने से गुरेज कर रही है और मेरे ख्याल में 2014-15 में लगाया है। और टिपिकली जब आप एक ऐसे जो है वो एनर्जी सोर्स का प्लांट लगाते हैं जो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो आप बंदरगाह के पास लगाते हैं, तो वो वहां कराची से कोल आता है साहिवाल, और वहां पे बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स आ रही है कि लोकल कम्युनिटी में जो पोल्यूशन है, जो पानी की कंटेमिनेशन का जो इशू है, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो कि उस वक्त लोगों ने कहा था। और आखिरी इशू ये आमिर कि इसका एक और पहलू भी है, सिर्फ इन कॉन्ट्रैक्ट्स का खराब होना नहीं है। ये वही बात है जो IMF ने कही, जो आज स्टेट बैंक गवर्नर ने कही कि पाकिस्तान की मईशत इस मॉडल से, जिस मॉडल से आज चल रही है, उस पे नहीं चल सकती। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का इंतजाम इस मॉडल से नहीं हो सकता। तो मैं स्टेट बैंक गवर्नर को भी खराज तहसीन देता हूं कि उन्होंने आज के माहौल में जो है ऐसे स्टेटमेंट दिया जो हाइब्रिड निजाम पे कंप्लीट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और मुझे यकीन है कि कल उन पे एक पीका एक्ट जरूर लग जाएगा। नहीं, मज़े की बात यह है कि हुकूमतों से हम ये तवक्को करते हैं कि वो मसाइल का हल देंगे, सॉल्यूशंस देंगे। यहाँ हुकूमत जो है वज़रा खुद शामिल हो जाते हैं और स्टेट बैंक भी जो है वो भी पॉइंट आउट करना शुरू करता है कि जनाब इस मॉडल से नहीं चल सकता। पहले वर्ल्ड बैंक ये कह चुका हुआ है, वो 42% की उनकी जो कि जी पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, और मोरलेस उन्होंने भी कहा है इस मॉडल के ज़रिए जो मौजूदा है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अभी IMF ने भी एग्जैक्टली यही कहा है कि जनाब ये जो आपका मॉडल है इसके ज़रिए इसके अंदर बहुत ख़राबियाँ हैं, और इसके अंदर 53,000 अरब रुपए की तो 2 साल की करप्शन है, जो कि खुद कह रही है कि जी नैब की रिकवरी है, और इसके अंदर 6.5 किस्म का जो है ना ग्रोथ मॉडल जो है ना वो पॉसिबल है अगर आप निज़ाम ठीक कर लें। तो यहाँ गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं दे रही, वो भी कह रहे हैं हाँ देखें नहीं IMF ने ये कहा है। आमिर, आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि IMF प्रॉब्लम है, कल नवाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रॉब्लम है, आज जो है कल कोई और जो है वो कह देगा। देखिए ये नहीं होता। मैं तो ये कहूंगा कि जो ये लोग स्टेबिलिटी भी करते हैं ना,
उस स्टेबिलिटी में अगर कोई अच्छा काम भी हुआ है या अगर कोई ऐसे काम हुआ है जिसकी वजह से जो इस हुकूमत की इन्फ्लेशन थी, जो इस हुकूमत ने तबाहकुन महंगाई पाकिस्तान में लाई थी, ये कहना भी जरूरी है क्योंकि कल मुझे लगता है नवाज शरीफ की इस उम्र में जरा यादाश्त कम हो गई है। उन्होंने कहा था कि पीटीआई के वक्त में 39% महंगाई आई थी। जी नहीं, जब आप महंगाई मार्च कर रहे थे तो 10, 11, 12% महंगाई थी, वो भी कोविड के वक्त में, और जैसे ही आपने रजीम चेंज किया वो 39-40% हो गई। अगर उसके बाद वो महंगाई किसी हद तक कंट्रोल हुई है, हालांकि उस महंगाई का क्यूम्युलेटिव जो इफेक्ट है 3 साल में उसने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उसका क्रेडिट आईएमएफ को जाता है क्योंकि आईएमएफ ने इस हुकूमत को डिसिप्लिन किया है। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि इस हुकूमत के पास ना विजन है ना सोल्यूशन है कि जिस पर वो आईएमएफ को आमादा करे। ये हमने देखा। देखें, आईएमएफ ने इनको कहा, मैं आपको एक मिसाल देता हूं और फिर करप्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन ये एक मिसाल, आईएमएफ ने इनको कहा कि आपके पावर सेक्टर में लॉसेस हैं और जो सर्कुलर डेट है वो ज्यादा हो रही है। इसका वाहिद एक तरीका ये है कि आप जो है वो बिजली के दाम जो है वो ज्यादा करें। वो ज्यादा करते करते और गैस के दाम ज्यादा करते करते अब मिसाल के तौर पे जो है वो गैस की डिमांड ही उन्होंने खत्म कर दी पूरे मुल्क में, जिसकी वजह से वो जो एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे अब वो उनको कह रहे हैं कि ये एलएनजी कहीं और भेजें और अगर आपको नुकसान हुआ वो नुकसान हम भर देंगे और जो मुनाफा हमने वादा किया है वो भी हम आपको दे देंगे। अब देखें, इसमें ये हुकूमत का जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको बताएं कि जी हम बिजली की डिमांड कैसे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बिजली इतनी कम इस्तेमाल होती है कि एक दुबई के शहर में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब जो गैस का इशू है, ये गैस उनके दाम बढ़ा के उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सोलर पे और साथ बगास पे लगा दिया। ठीक है, और अब गैस जो है वो पूरे मुल्क में, ये मुझे कल जो है वो एसएनजीपीएल के एक सीनियर मैनेजर ने कहा है कि हमें पता नहीं है कि हम अभी गैस के साथ क्या करें। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि इतनी बैंकरप्ट ऑफ थॉट हुकूमत, इनके साथ हम क्या करें? और करप्शन की बात आप करना चाहेंगे? जी करेंगे, मगर मैं चाह रहा हूं कि आईपीपीज की पे दोबारा कि इसलिए भी तकलीफ होती है उनका ये बयान सिर्फ कह देने से कि जी देखें शफाफियत नहीं आईपीपीज के मुआहदों में हुई और कोई एक्शन ना लेना। मज़ीद इसलिए कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के जो ग्रोथ नहीं हो रही और ये जो मॉडल ख़राब है, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये है कि उन फॉल्टी आईपीपी माहिदों की वजह से आज बिजली इतनी महंगी है कि हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। और वो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो जो बार बार कोट किया जाता है कि इस एनर्जी रेट पे, गैस और बिजली के रेट पे हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। सो ये सारा लिंक्ड है उसके साथ, ये कोई हवा भी नहीं है और आज भी उसका कुछ नहीं किया जा रहा। आमिर, एक वजह तो इसलिए कुछ नहीं किया जा रहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने दोनों कान बंद कर दिए। हाइब्रिड निजाम्स की ये वैसे खसूसियत होती है ना, वो फीडबैक नहीं लेते। तो जब आप दोनों कान बंद कर दिए, जो लोग आपको कोई मशवरा दे भी सकते हैं वो क्या देंगे? या जब आप ये कहेंगे कि कोई अगर ऐसे मशवरा दे जो मुझे पसंद ना हो तो मैं उन पे पीका एक्ट लगा दूंगा, तो कौन आपको देगा? तो जी वो जो 2-3 बिजनेसमैन से ये मिलते, वो जी शाबाश शाबाश करते और जब मीटिंग खत्म हो जाती अपना पैसा मजीद दुबई ले जाते। ये हकीकत है या नहीं? ठीक है, तो कौन इनको मशवरा देगा इस पे? देखिए, ये आपने बात ठीक की, लेकिन आपने कहा कि बिजली महंगी हो गई है। ये तो शुक्र करें कि आपको मिलती है, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद में ना रहते हो तो अभी जो ये मैं आपका प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे जो है वो बिजली से सोलर पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि 7 बजे ये बिजली जो है वो चली जाएगी। मुझे पता है कि पिछले 4 साल में इस हुकूमत ने 1 टके का काम नहीं किया पेस्को के निजाम को ठीक करने के लिए। तो जहां जहां पे पेशावर में 2 घंटे की लोड शेडिंग होती थी वहां 8 की होती है, जहां पे 8 घंटे की होती थी वहां पे 16 की होती है, जहां पे 16 की होती थी वहां पे तकरीबन 24 घंटे की होती है। तो ये लोग तो पूरे पाकिस्तान को अनइलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं।
आपको कम से कम बिजली महंगी तो मिलती है ना। मुझे तो 50% टैक्स दे के बिजली अपनी पैदा करनी पड़ती, ना बिजली यहां पे मिलती है। गैस हमारी अपनी है, ना गैस हमें मिलती है। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि एनएफसी में हम आपका शेयर ले देंगे, और कहते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए। और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि जो 5,300 अरब रुपए जो नैब कहती है कि हमने करप्शन पकड़ी है, कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि वो जो है वो बिल्कुल उसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक कह रहे। पहली बात तो ये कि नैब ये बताए कि ये 5,300 अरब जो वो कह रहे हैं कैश है। अगर कैश है तो दिखाएंगे 5,300 अरब से तो आमिर आपका 70% जो डेफिसिट है, जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है, वो हो सकती है। तो अगर नैब हर साल 5,000 6,000 रुपए कलेक्ट कर रहा है, तो ये तो जो है हमारे बजट में दिखना चाहिए। अच्छा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो है वो जमीन लेके उनकी वैल्यू जो भी दिखानी होती है, और जमीन भी नहीं, मतलब वो जमीन पे जो है वो किसी का क्लेम होगा, ठीक है जी, वो कोर्ट में केस जो है वो खत्म हो जाएगा, ये जाके किया डीसी ने होगा, ये कहेंगे जी हमने कर दिया, और पता नहीं कितने अरब रुपए की जमीन जो है वो हमने वो कर दी। तो वो भी दिखा देना किसने जमीन चुराई थी। 5,300 अरब रुपए इज नॉट अ जोक। 5.3 ट्रिलियन रुपीस, ये खैबर पख्तूनख्वा के बजट के 3 गुना जो है वो ये मैं आपसे तैमूर खान ये समझना चाहता हूं कि इन्होंने नैब ने अपना जो है कार्रवाई पेश की कि जी देखें कमाल, उन्होंने उसको रिपोर्ट में कोड करके अब फंसा लिया है। अब ये मुझे बताएं कि आईएमएफ की जो पहली दफ़ा उन्होंने इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट इसको पब्लिक करे, ये रिलक्टेंटली इन्होंने पब्लिक अप कर दिया है, उसके अंदर 15 उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं कि ये टाइम बाउंड, ये 15 चीज़ें जो आपको करनी हैं। अब वो कितने की बाइंडिंग हैं, और क्या जो नेक्स्ट ट्रांच है, क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वो उससे अब लिंक्ड है कि ये मशरूत हो गया कि ये करेंगे तो मिलेगी। आमिर, मेरा ख्याल नहीं है कि अगली ट्रांच जो है वो एक्शन से मशरूत है, रिपोर्ट पब्लिश करने से मशरूत थी, इसलिए तो रिपोर्ट पब्लिश कर दी। लेकिन ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि आईएमएफ जो है बड़ी जो है वो जेनरोसिटी दिखा रही है बनिस्बत वो जो मुख्तलिफ वक्तों में दिखाया था, या जो श्रीलंका में दिखाया था। श्रीलंका को उन्होंने पाबंद किया था फिर के जो एक्शन करने तो वो करने। लेकिन अब आमिर इशू ये है कि ये जो आईएमएफ जो ये खुशी दिखा रहा है, मतलब थोड़ी सी तनकीद करके, वो तनकीद भी जो है वो मुल्क में बिल्कुल एक हंगामा बर्पा कर देती है, कि उस तनकीद को मिटिगेट करने के लिए इस हुकूमत ने क्या क्या माना है। ये जो माइंस एंड मिनरल्स के सैंपल्स जो हैं वो दिए जाते हैं, इसका कोई ताल्लुक है इसके साथ या नहीं है? क्योंकि ये हमारा कौमी खजाना है। ये जो हम जो है वो इतना आगे, एक इतना इंपॉर्टेंट इशू जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, देखिए क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नॉमिनेट करने का कोई ताल्लुक है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये सवाल तो उठते हैं ना, क्योंकि इनमें से तो एक भी चीज ना सेनेट में डिस्कस होती है, ना पार्लियामेंट में डिस्कस होती है, ना उस पर कोई मीडिया पे डिबेट होती है, ना सिविल सोसाइटी से कोई फीडबैक ली जाती है। तो ये सवाल बड़े संगीन है। और असली इशू आमिर आईएमएफ का एक्शन लेना नहीं है। असली इशू ये है कि आईएमएफ ने इतनी बीमारियों की निशानदेही कर दी, और जो उसका बॉटम लाइन है वो ये है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल फेल हो चुका है, और जो करप्शन है वो पाकिस्तान के निजाम का एक बुनियादी हिस्सा बन गई है, जिसकी वजह से ये गवर्नेंस मॉडल ठीक नहीं हो सकता जब तक ये ठीक ना हो। हफ्ते से ज्यादा गुजर गया है मेरे ख्याल में उस वक्त से जो है वो हुकूमत में किसी ने इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। वजीर आजम का कोई बयान आपने सुना है?
बल्कि आप ये सुन लें कि जिस वक्त ये IMF की रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई थी, तो उन्होंने तनकीद की कि जुडिशरी जो है वो खदशा है कि 26वीं तरमीम के बाद आजाद नहीं रही, और एक आजाद जुडिशरी के बगैर ना रूल ऑफ लॉ जो है वो इंश्योर हो सकता है और ना जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, क्योंकि बिजनेस को एक आजाद जुडिशरी चाहिए। तो क्या किया हुकूमत ने, जो बचा कुचा था अदलिया में, वो जो है 27वीं तरमीम के साथ उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कि आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो स्टेट काउंसिल है उनको सवाल दिए जाएंगे कि डिफेंडेंट के लिए कौन से सवाल पूछें, जैसे हादी साहब और ईमान मजारी के केस में हुआ। और दूसरी बात, जब ये रिपोर्ट शाया हुई, पब्लिश हुई, उसके बाद हुकूमत ने क्या किया, मतलब ये भी जो है वो बड़ी मजेदार बात है कि हुकूमत शाया, ये रिपोर्ट शाया होने के बाद हुकूमत ने किया क्या, ये दिखाने के लिए कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उन्होंने जाके हरिपुर का इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि ये लिंक नहीं है, ये जी जी प्लीज कंप्लीट कर लें। रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद भी ये दिखाने के लिए कि हम कितने दयानतदार हैं, उन्होंने हरिपुर के बाय इलेक्शन के सारे रिजल्ट तब्दील करके ये भी दिखा दिया कि रूल ऑफ लॉ और अवाम के वोट और अवाम के राय की ऐसे की तैसी। जी, मैं आप कह रहे हैं कि ये ट्रांस के साथ लिंक्ड नहीं होगा, शायद वो दे दी जाएगी क्योंकि IMF बड़ा जनरस रहा है। मगर बहरहाल उन्होंने ये लेजिस्लेशन जो की हुई है वो रिफॉर्म्स के लिए जो कहा हुआ है, कहीं ना कहीं अब ये पब्लिकली क्योंकि कर दी गई है तो कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा एक। मगर मैं चाहूँगा कि आप NFC पे भी थोड़ा सा, कि अभी नेक्स्ट 27वीं 28वीं जो है ना, अभी सुनते हैं जी 28वीं भी आएगी, और NFC के मतलब जनरली यहाँ पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सूबों के दरमियान में इत्तेफाक हो जाएगा। तो क्या KP, आप वहाँ पे पेशावर में हैं, वहाँ से वो वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग तैयार हैं बस जो यहाँ पे बन रहा है प्लान उसके साइन करने के लिए? आमिर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, और इस पे कल चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया भी था एक मीटिंग के लिए कल सुबह इस्लामाबाद में, हमारे NFC मेंबर, हमारे फाइनेंस एडवाइजर, हमारे चीफ सेक्रेटरी को। इसमें मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। देखें, जो NFC का प्रोसेस है, क्योंकि 2 बार जो कोशिशें हुई थी उसका मैं हिस्सा था, 2018 में और 2021 में। ये याद रखें कि NFC में अगर उसका एक अच्छा हल निकालना है तो वो एक विन विन सोल्यूशन होना चाहिए। यानी चूंकि वफाक लीड करता है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो ये देखना है कि वो एक ऐसे हल निकाले जो अपने लिए भी वो काम करे और जो सूबों के लिए भी काम करे, और अगर ठीक इस्तेमाल हो तो NFC का प्रोसेस, और उस पर अगर टाइम लगे तो वो 1-1.5 साल की ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आपको एक नया रिसोर्स शेयरिंग मॉडल दे सकता है। लेकिन यहां तो आज से आमिर वफाक ने यही कहना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में हर मसले का जड़ जो है वो पाकिस्तान के सूबे हैं। अगर पाकिस्तान के सूबे हर फाइनेंशियल मसले का जड़ है तो यार इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी में 100 या 200 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है। 0.001% भी शायद नहीं बनता होगा। ठीक है, अगर इस एटीट्यूड से हम जाएंगे और NFC का कोई ऐसे हल हम निकालने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से 26वीं या 27वीं तरमीम पास की है, तो याद रखें कि जहां पे आप जो है वो लोगों के जज्बात को भड़काते हैं, और ये सारी बात जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग की है या रिसोर्स शेयरिंग की है, पानी रिसोर्सेस का शेयरिंग, इसमें आप गलत तासुर दें पाकिस्तान के सूबों को, इससे ज्यादा ज्यादती पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। और मुझे खदशा है कि ये वफाकी हुकूमत, क्योंकि ना सिर्फ ना अहल है, ये नाजायज भी है, इसका कोई पल्स नहीं है पाकिस्तान में किसी सूबे के इश्यूज पे, ये करने की कोशिश करेगी। इसमें हमारा हक है कि हम खैबर पख्तूनख्वा का केस जो है वो लड़ें,
और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे मौका देंगे कि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं प्लीज कि प्लीज पाकिस्तान में ये आज सारे आज issues हमारे पास बड़ा वक्त है की तरफ से सर क्यों नहीं है, सूबों की तरफ क्यों इश्यूज नहीं है? सॉरी नहीं नहीं, आप ये एक्सप्लेन कर दें। मैं चाह रहा हूं कि एनएफसी, क्योंकि ये एक तासुर सा दिया जा रहा है कि एज इफ कोई इशू ही नहीं है, ये तमाम मामला जो है ना तय पा दिए हैं और केपी वाले अच्छे बच्चों की तरह चुप करके इसके ऊपर साइन करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि ये जरा इशू पता चले कि ये है क्या। आमिर, सबसे पहले तो हमारा हक है ना, मतलब जो हमारे इश्यूज हैं उसको देखें। ये 3 साल से ये हुकूमत जो है एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी पीटीआई की हुकूमत ने फाटा के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, आपकी इमरान खान से दुश्मनी है, आपने इमरान खान को इंडिया और इजराइल से अपना बड़ा दुश्मन बना दिया। ठीक है, तो वो तो इमरान खान तो आपकी नजरों में बहुत बड़ा विलन है, लेकिन आपने 2 आईनी तरामीम की, 26वीं 27वीं। आपने उसमें उस टाइप के जो है वो जुडिशियल सिस्टम को पास कर दिया और उस टाइप की इम्यूनिटीज जो है वो दे दी जो दुनिया में कहीं नहीं दी गई। आपने फाटा का फाइनेंशियल मर्जर जो है वो पूरा किया। ये वो एरिया है आमिर जिसमें अगर आप 2001 से आज तक शुरू हो जाएं, अगर पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर में हलाकतें हुई हैं ना, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में सिर्फ 60 लाख फाटा में रहते हैं। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना 80,000 1 लाख हलाकतें हुई हैं, उसमें 50% से ज्यादा फाटा में हुई। 50% से ज्यादा उस खित्ते में हुई है जो 2% आबादी है। 70 साल आपने उनके साथ ज्यादती की थी, आपने उनको रिसोर्सेज दिए। आज तक आपने फाइनेंशियल मर्जर पूरा नहीं किया। जब आप जबरदस्ती ये अमेंडमेंट लोगों से करा रहे थे तो कर देते ना। आप कहते हैं पैसा नहीं है, आपने सूबों से जबरदस्ती 1500 अरब रुपए के सरप्लस छोड़े हुए हैं। तो ये फाटा में जो वजीर मसूद और अफरीदी शिनवारी ये सारे रहते हैं मोमान, इनको ये 1500 अरब रुपए में उनके 100 अरब रुपए नहीं मिल सकते थे। बड़े भी हैं, जाके IMF से बात करते ना। तो हमारा पहला मुतालबा उन लोगों के लिए इंसाफ है जिनको आपने पाकिस्तान के फेडरेशन में मर्ज करते हुए, फुल मर्जर करते हुए जो है वो आपने उनका हक नहीं दिया। आपने फाइनेंशियल मर्जर पूरा ही नहीं किया, और वो ना पूरा करते हुए जो ये करंट एनएफसी है वो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लीगल है ही नहीं। बहरहाल ये एक तो इसकी कानूनी लीगैलिटी है कि ये कंसेंसस क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है और वो इम्पोज नहीं किया जाता कि इम्पोज करने से ये फेडरेशन का सूबों का ताल्लुक जो है वो मुअल्लक होने का ख़तरा होता है। और दूसरा एक सियासी पहलू है कि आज मुबारक को कि 8वीं दफ़ा सुहेल अफरीदी साहब सुना है SHO इस्लामाबाद से मुलाकात करके चले गए हैं। वो एक या ये मजाक क्या हो रहा था कि ट्रंप में जो है ना और सुहेल अफरीदी में एक मुकाबला चल रहा है। वो कह रहे हैं मैंने 8 जंगें ख़त्म की हैं और इनकी 8 मुलाकातें जो है रावलपिंडी SHO से हो गई हैं। 8 जंगें, 8 मुलाकातें, 8 जहाज। ठीक है, 3 फिगर्स मैजिक नंबर। हाँ, मैजिक नंबर। देखें, चले ये तो साबित हो गया ना, जिस चीफ मिनिस्टर को वो कहती है कि वो कानून तोड़ता है, कि वो 8 दफा जाके उसके खिलाफ कानून तोड़ा जाता है, एक SHO तोड़ता है, लेकिन वो कहीं कानून नहीं तोड़ता, वो वापस आ जाता है। पता चल गया कि, और क्योंकि दोनों स्टेट का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत सुहेल अफरीदी साहब और सूबाई हुकूमत, यह आइन के आर्टिकल 7 में लिखा है कि वो सुहेल अफरीदी साहब कानून नहीं तोड़ते, यही रियासत वीक बाय वीक तोड़ती है। जाकर साहब, ठीक है, आपने कहा कि इतना खौफ है कि जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वज़ीर आला को मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो PTI बाहर है, जो MNAs हैं जिन्होंने इमरान खान के टिकट पे सीट्स ली हुई हैं, उनका खौफ नहीं है, ये भी तो एक सवाल है ना। और दूसरा ये भी बताइएगा कि 7 दिसंबर को जो पेशावर में जलसा है, इससे क्या आउटकम्स देख रहे हैं आप आते हुए? देखिए,
ये हुकूमत जो है वो ये सिंपली ये पॉइंट आउट करना चाहती है या लोगों को ये बात जो है वो मनवाना चाहती है कि आपके ज़मीर मर जाएं, और हम इस जलसे से ये साबित करना चाहते हैं कि पेशावर में पेशावर वालों का ज़मीर जिंदा है, कि पेशावर जिंदा है, और हमें शायद ये पूरी तहरीक दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े, लेकिन हम ये भी साबित करेंगे कि पेशावर जिंदा है, फिर उसके बाद हम ये भी साबित करेंगे कि पख्तूनख्वा जिंदा है, हम ये भी साबित करेंगे कि पूरा पाकिस्तान जिंदा है और इमरान खान की सपोर्ट में जिंदा है। और आप जितनी जुल्म, जितना खौफ, जितनी दहशत फैलाने की कोशिश करें, आप 28वीं नहीं 228वीं तरमीम ले आए, ये लोग जिंदा। वैसे माफ कीजिएगा तैमूर खान कि आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जिंदा है पीटीआई की सपोर्ट में, मुझे तो एक फटीग नज़र आती है, एक थकावट नज़र आती है कि ये 26 नवंबर था, कोई ऐसा कोई मुझे मज़ामत नहीं नज़र आई। अभी 7 अपने सूबे में अगर 7 दिसंबर को आप पेशावर में हुकूमत है, आप नहीं लोग इकट्ठे भी कर लेते हैं, तो किसी को क्या फ़र्क उससे पड़ेगा। तो मुझे तो ओवरऑल एक आपको भी थकावट नज़र आती है। आमिर, जो आप कह रहे हैं कि सपोर्टर्स में जो है जो फटीग है कि निज़ाम को चैलेंज करते 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 और वो इतना जो है वो इनसेंसिटिव हो गया है कि वो पब्लिक पल्स को देखते हुए या अपने कामों में लाकानूनियत देखते हुए भी सिर्फ उनको कुचलने में लगा हुआ है, तो उस लिहाज से तो आप ठीक कह रहे हैं। वो फटीग आती है जो हमने डिस्कस किया और जिसमें आई होप कि फाइनली हम जो है वो एक ब्रेक थ्रू करेंगे, क्योंकि ये याद रखें वी आर ऑलवेज दिस क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू। लेकिन हमें भी ये सोचना है, मैं पार्टी के अंदर भी बहुत टाइम से कह रहा हूं कि जब हुकूमत ने आपकी टैक्टिक्स के लिए जो आपकी स्ट्रगल है उसका तोड़ उनके ख्याल में निकाल दिया, तो यू हैव टू डील विद देम डिफरेंटली। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप अगले चंद दिनों में वो देखेंगे, क्योंकि जी लोगों की आमद मैं कहूंगा सिर्फ फटीग नहीं है, वो पाकिस्तानी हमसे पूछ भी रहे हैं और ठीक पूछ रहे हैं कि एज अ पार्टी, एज इमरान खान सपोर्टर्स आप क्या कर रहे हैं। और शायद काफी वक्त तक हमारे पास उसका क्लियर जवाब नहीं था, क्योंकि जो कानूनी रास्ते हम इस्तेमाल करना चाहते थे वो कानूनी रास्ते लाकानूनियत के साथ हमें हुकूमत ने इस्तेमाल करने नहीं दिया। बट देयर इज ऑलवेज अ वे। ये दुनिया में हर फ्रीडम फाइटर ने दिखाया है, ये दुनिया जो है आप कहते हैं कि दिस क्लोज टू ब्रेक थ्रू जो है 4 साल गुजर गए हैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप और मुज़म्मिल असलम जो हैं फिर भी इकॉनमी पे बात कर लेते हैं सूबे में बैठ के। वफाक में फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉवर्टी के इशू हैं या ये बेरोज़गारी के और ये महंगाई के, बिजली गैस के, मुझे सेंट्रल पार्टी में आपकी पार्लिमानी पार्टी में ये पार्लियामेंट के अंदर ये नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद में कोई आपकी पार्टी में से इन इशूज़ पे बात नहीं करता। नहीं आमिर, हमने उस दिन टीटीएपी के प्लेटफॉर्म से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बल्कि जो एक और हमारा चैलेंज था जिसको हम अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम जो है वो अपनी सपोर्ट बेस, अपनी जो कोalition है वो कैसे जो है वो बढ़ाएं साइज में। मेरे साथ जुबैर साहब ने किया था। ये बात जरूर है कि हम जो है वो सेनेट में, नेशनल असेंबली में ये इश्यूज जो हैं वो ज्यादा उठा सकते हैं, लेकिन देखें ये वो हुकूमत है जिसने इतने इश्यूज उठा दिए कि हर चीज पे एक वक्त बात करना मुमकिन नहीं है। प्रिजनर्स राइट्स है, जुडिशल सिस्टम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप ये देख लें कि गुर्बत का हाल है, आप पॉलिटिकल राइट्स देख लें, इलेक्शंस में रिगिंग देख लें, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन देख लें। आमिर एक वक्त में कितने इश्यूज पे बात करेंगे? और ये मेरे ख्याल में इस हुकूमत की कामयाबी का एक राज है। मेरे ख्याल में इनका ये ख्याल था कि देखें अगर हम सिर्फ इकोनॉमी को मिस हैंडल करें तो फिर लोग हम पे इकोनॉमी पे बात करेंगे, हर चीज को मिस हैंडल करो। अगर मुल्क में हर चीज तबाह कर दो तो इतने इश्यूज होंगे कि सब पे जो है वो ना मीडिया फोकस कर सकेगा, ना जो है वो अपोजिशन फोकस कर सकेगी। लेकिन अफसोस के साथ
इसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम देते हैं। जी, ये आपका काफ़ी सारा काम तो वो खुद ही आप सही कह रहे हैं, जिस तरह आज अवैस लगारी साहब खुद ही वो ला रहे हैं कि जी ये IPPs के शफाफियत नहीं हुई, उसके बाद ये IMF का उन्होंने कहा जी रिलीफ हम दे ही नहीं सकते, जो करने आपने कर लें, जब तक IMF का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और ना ये रिलीफ मिलेगा। पर उसके बावजूद जो है एक मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की एक ओवरऑल मुझे एक हेल्पलेसनेस या एक फटीग कह ले नज़र आती है कि इतने इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को, वो चलता जा रहा है निज़ाम। क्योंकि इनकी फाइट फॉर सर्वाइवल, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। देखिए, दो चीजें अभी एक मुल्क में हकीकत है। एक हमारे मुल्क का स्टेटस क्वो निजाम था, जिसकी अभी हमें भी बात करने की जरूरत नहीं है। ये IMF की वही रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान का मसला यह है कि एक छोटा सा टोला जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करता है। उसमें उसने सियासी खानदानों का जिक्र किया। हमें पता है कि कौन से दो सियासी खानदान पाकिस्तान पे काबिज हैं और उनको काबिज करवाया गया। और फिर उन्होंने यही कहा कि पूरे पावर स्ट्रक्चर में हर जगह छोटे छोटे एलीट ग्रुप्स होते हैं जो कि उस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी का DMG ग्रुप, आपके FBR के चंद लोग, आपके बिजनेस एलीट के चंद लोग, और चूंकि वो जाती तौर पे फायदा लेते हैं, उनका कोई स्टेक नहीं होता सिस्टम को बदलने में। तो एक तो ये पाकिस्तान का वो निजाम है जिसने 80 साल पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, जो वो एक चीज नहीं मान रही, नहीं समझ रही। और आमिर, ये भी IMF की रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान का जो आम सिटीजन है उसकी करप्शन और गवर्नेंस की तरफ जो एटीट्यूड था वो बदल गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान में अब औसतन जो उम्र है एवरेज पाकिस्तानी की वो 21 साल है। वहां पे लिखा है कि वो वोट का अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है, और वहां पे लिखा है कि जो ये पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर है इसमें वो बंदा, उसका कॉन्फिडेंस, या वो लड़का या लड़की, उसका कॉन्फिडेंस रियासत पे खत्म हो रहा है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो देख ले, मैं आपको IMF की रिपोर्ट का पेज भी बाद में कोट कर दूंगा जिस पे ये लिखा है। और जिस वक्त पे IMF कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में एक स्टेक चाहते हैं, ये वही वक्त है जहां पे पाकिस्तान का निजाम कह रहा है कि जो अवामी स्टेक की सबसे अल्टीमेट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है वोट का हक, वो जो है वो एक ग्रेड 17 ग्रेड 18 का ऑफिसर पेन की 2 लकीरों से जो है वो अपने हाथ में ये इमेजिन नहीं था किया जा सकता कि IMF जो है इस तरह लग रहा है। इस तरह मैं तो दोहरा रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स ने लिख दिया है कि रूलिंग एलीट की बात और जो है एलीट कैप्चर की बात और निज़ाम की खराबी की बात, तो ये भी दिल देख रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे लिए वक्त निकालने का। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तैमूर सलीम झगड़ा कर रहे थे और यहाँ पे वक्त खत्म हो गया और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।